हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तिथियां फाइनल हो चुकी हैं। आपके जो साइंस का पेपर है वह 4 मार्च को प्रस्तावित है। हम ये भी जानते हैं कि जो विज्ञान का पेपर है वह 70 नंबर में होता है, यानी जो लिखित परीक्षा आयोजित होती है वह 70 नंबर की होती है। इन 70 नंबर में से 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो हमें OMR पर लिखने होते हैं, ठीक है ना। और 50 नंबर जो है हमें अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में लिखने होते हैं। इन 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से 7 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वह भौतिक विज्ञान में से पूछे जाते हैं। तो आज हम भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 में से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का रिवीजन करेंगे। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम पर समय समय पर उन्हें नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। प्लेन मिरर की फोकस दूरी होती है। यह प्रश्न मुझे लग रहा है सबको पता होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक है ना। तो विकल्प बी ठीक है। यह प्रश्न मुझे लग रहा है सबको पता होगा। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र यानी विजन एरिया सबसे अधिक होगा? 4 इसके विकल्प दे रखे हैं: समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, आपको पता होगा, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बनता है, आभासी बनता है, क्योंकि वह दर्पण से पीछे बनता है, ठीक है ना। छोटा बनता है और आभासी बनता है, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। साथ ही साथ उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वह बहुत दूर तक होता है। इसलिए आपको मालूम होगा कि हम जो है वाहनों की साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपका विकल्प है वह सी वाला सही है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3, एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए, आपको पता होगा, समतल दर्पण से किसी वस्तु का जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है। आपको पता होगा, जैसी वस्तु रखी है वैसा ही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेंगे वह वास्तविक बनेंगे, ठीक है ना, लेकिन उल्टे बनेंगे। 6वीं स्थिति जो होती है अवतल दर्पण की, आपको पता होगी, जब प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में होता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती है उस समय जो है प्रतिबिंब यहां पर सी होता है, उस केस में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है। यानी अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें तो हर स्थिति में सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता। किस में बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण की प्रत्येक स्थिति में आपको सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव ठीक हुआ? डी वाला, ठीक है ना। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से
किसी भी वस्तु के सदैव सीधे प्रतिबिंब आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, लेंस से उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका प्रथम फोकस हो गया, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ये कह रहा है उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखा है, यानी 2f का मतलब क्या हो गया, इसी पर रखी होगी, यही तो 2f हुआ। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है ना, तो ये यहाँ से होकर निकल जाएगी, और यदि हम यहाँ से कोई एक वस्तु यहाँ पे काटेगी, ये इसका सेकंड फोकस, और यानी जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे, यानी 2f दूरी पर ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ आपका जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा, 2f दूरी पर ही बनेगी आपकी इमेज। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव ठीक हुआ, लेंस के फोकस पर, यह गलत हो गया। लेंस से 2f दूरी पर, लेंस से 2f दूरी पर, लेंस से f तथा 2f के बीच में और 2f से अनंत के बीच में, यानी बी ऑब्जेक्टिव ठीक हो गया। ठीक है ना, लेंस से 2f दूरी पर, ये वाला सही है। ठीक है ना, समझ में आ गया हो ना। क्वेश्चन नंबर 5, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, आपको 7 कलर्स के नाम पता होंगे, VIBGYOR। तो यदि हम तरंग दैर्घ्य के लिए आपसे क्वेश्चन पूछने को आता है तो तरंग दैर्घ्य का क्रम इस तरह से होता है, यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य V की, फिर उससे ज़्यादा I की, फिर उससे ज़्यादा B की, फिर उससे ज़्यादा G की, फिर Y की, O की, R की, यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है वह बैंगनी रंग की होती है, और सबसे ज़्यादा आपसे तरंग दैर्घ्य पूछी जाए तो लाल कलर की है। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की, तो वह इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ये अपवर्तनांक के लिए है, सबसे कम अपवर्तनांक लाल का होगा, और ये इस तरह से घटता हुआ होगा, सबसे कम जो है वो R का होगा, और इस तरह से बढ़ता हुआ आएंगे हम लोग, और सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होगा वह बैंगनी रंग का होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव बी ठीक है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, वॉयलेट का यानी बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम तथा अपवर्तनांक जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। कौन सा ऑब्जेक्टिव ठीक है, बी वाला। ठीक है, समझ में आ गया ना, मिटाऊं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6वां क्वेश्चन। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता होगी 0.2 डायोप्टर, माइनस के 0.2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर और माइनस के 5 डायोप्टर। तो आपको लेंस की क्षमता का सूत्र पता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f मीटर में। ठीक है ना, मीटर में, तो P बराबर कितना हो गया, 1/मीटर में 5 दे रखा है, और ये अवतल लेंस है इसलिए माइनस लगाएंगे, तो P इक्वल टू हो गया -0.2, 5 दूनी 10, 0.2, और लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए क्षमता भी ऋणात्मक हुई, P बराबर 0.2 डायोप्टर, यानी विकल्प बी वाला जो है ये सही हुआ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक है। यह प्रश्न तो बिल्कुल 100% सभी को आता होगा। प्रकाश का जो वेग होता है वह सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, और कितना होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8,
निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है, कांच में प्रकाश की चाल पूछी है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है और पूछी किस में है, माध्यम में प्रकाश की चाल आपको पूछी है। सी आपको दे रखी है, वी पूछी है और एन दे रखा है, एन बराबर 1.5। आपको फॉर्मूला पता होगा, अपवर्तनांक एन बराबर होता है सी अपॉन वी। वी आपसे पूछी है, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो गया सी अपॉन एन। सी कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ और वी आपको ये एन दे रखा है आपको कितना, 1.5। तो वी बराबर 15 दूनी 30, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। माध्यम में प्रकाश की चाल आ गई 2 × 10⁸। कौन सा हुआ, विकल्प सी सही हो गया। ठीक है ना, विकल्प सी सही है। समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 9, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष पूछा है, यानी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दे रखा है किसका, वायु के सापेक्ष कांच का, यानी ए एन जी आपको दे रखा है 1.5। पूछा क्या है, वायु का अपवर्तनांक पूछा है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का पूछा है अपवर्तनांक। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही है, ए एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू 1 होता है, या फिर कह सकते हैं जी एन ए इक्वल टू 1 अपॉन ए एन जी। ए एन जी आपको 1.5 दे रखा है, तो 1 अपॉइंट 1.5। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हो गया, देखिए 10 हटा दिया तो ये आ गया 10/15 है, 5 या 15 5 दूनी 10, 2/3 आ गया। अब ये हो गया 0, 3 × 18 20 हो गया, फिर 3 × 18, फिर ये लगातार चलता रहेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0. अब ये 6 लगातार चलेगा, इसलिए इसके डिजिट को बढ़ा देंगे, 6.6 है, 0.67। कोई है विकल्प, डी वाला विकल्प सही हो गया। समझ में आ गया ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और कोई नहीं। तो यह भी आपको पता होगा, तारों के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है ना। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है ना। यदि सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।